नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं पंचायती राज और यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा यूपी द्वारा आयोजित बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी मेंस एग्जाम 2023 के लिए, जिसके सिलेबस में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं मुख्य परीक्षा में। साथ ही यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की अन्य एग्जाम्स, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसपीएससी, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एसएससी इत्यादि में भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं पंचायती राज के बारे में। और ये वीडियो का अंक 1 है। इस तरह की यानी ये सीरीज चलेगी जिसमें कई वीडियो अपलोड की जाएंगे। तो इस तरह से पहला देखते हैं पंचायती राज पर आधारित यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें शुरू करते हैं। भाग 9 और 9 का अनुच्छेद 243 से 243 ह तक इसको समझते हैं। इसके बैकग्राउंड को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें यह दिया गया है दिसंबर 1992 में पारित संविधान 73 में, यानी दिसंबर 1992 में एक एग्जाम में प्री में कई बार पूछा जाता है। तो दिसंबर 1992 में पारित संविधान की 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा भाग 9 और 9 को जोड़ा गया। इन दो भागों के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ह तक कुल 34 नए अनुच्छेद तथा 11वीं और 12वीं दो नई अनुसूचियां संविधान का अंग बन गई हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायत संबंधी उपबंध करता है और 74वां नगर पालिकाओं के बारे में उपबंध करता है। इसमें कई जानकारी एग्जाम दृष्टिकोण से दिए गए हैं। इसमें जो भी जानकारी दी गई है एग्जाम में कई तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो ये बनता है कि जो है यानी पंचायत संबंधी जो संशोधन नगर पालिका और पंचायत संबंधी संशोधन कब पारित किए गए, तो ये दिसंबर 1992 में किया गया और किसके तहत किए गए, तो पंचायत 73 में और नगर पालिका 74 में तहत किया गया। पंचायत जो है भाग 9 में है और नगर पालिका 9 क में है और इसमें दो भाग हैं। पहले भाग के अंतर्गत देखें तो यानी दो भागों में आए थे। तो ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ह तक जो है कुल इसमें 34 नए अनुच्छेद जोड़े गए और इसमें 11वीं अनुसूची और यानी 11वीं अनुसूची जो है पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो इतनी में ही सारी जानकारी दे दी गई है। आगे देखें। यद्यपि पंचायतों और नगर पालिकाओं की बात कुछ नई नहीं है। देश के अनेक राज्यों में पंचायत विषय कानून थे, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों आदि का उपबंध था, किंतु प्रायः संस्थाएं अधिक समय तक सफलतापूर्वक नहीं चल पाती थी, जिसके अनेक कारण थे। गांधी जी ग्राम राज्य के पक्षधर थे। उनका मानना था कि स्वाधीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में ग्राम ही केंद्र में होना चाहिए और वही व्यवस्था की इकाई माना जाना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि देश की पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया जाए, किंतु यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में पंचायतों की बड़ी तीखी आलोचना की। उनके विचार से पंचायतें भ्रष्टाचार, संकीर्णता, दकियानुशीपन और पिछड़ेपन के प्रतीक रही और आधुनिक संवैधानिक शासन उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अंत में एक समझौते के रूप में और गांधी के प्रति समादार दिखाते हुए संविधान सभा ने राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यानी डीपीएसपी, जो कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख कर दिया है। अनुच्छेद कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। कौन उठाएगा? राज्य उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस अनुच्छेद को कई दशकों तक कोई महत्व नहीं दिया गया, यानी जो अनुच्छेद 40 है इसको कई दशकों तक कोई महत्व नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री देखें, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली और संविधान में आवश्यक संशोधन करने की दिशा में एक ठोस और गंभीर कदम उठाया। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 2 संविधान संशोधनों, यानी इसमें देखें 64वां और 65वां का प्रारूप तैयार किया गया, किंतु इसकी यह कहकर कड़ी आलोचना की गई कि यह राज्यों की सत्ता को किनारे कर सीधे पंचायतों से संघ सरकार का तालमेल बैठाने की कोशिश की। अंततः प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कार्यकाल में 73वें और 74वें संशोधनों के द्वारा पहली बार पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सांचे ढांचे में कुछ मौलिक परिवर्तन किए गए तथा स्थानीय संस्थाओं के रूप में बदलाव आया। अब इन संस्थाओं को संवैधानिक प्रतिष्ठा और संरक्षण मिल गया। 73वें, यानी इसमें देखें तो 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में उपबंध है कि राज्यों के विधानमंडल पंचायतों और नगर पालिकाओं आदि के लिए अपने अपने कानून बनाएंगे। हर एक राज्य में गाँव तथा जिला और दोनों के बीच के स्तर पर पंचायतें स्थापित की जाएंगी। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं, उनमें बीच के स्तर पर ग्राम पंचायतों की आवश्यकता नहीं होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पंचायतों को अधिक समय के लिए स्थगित अथवा निरस्त नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। ये इंपॉर्टेंट है, 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। दूसरी सभी पंचायतों में महिलाओं को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्राप्त होगा। पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, यानी भी इंपॉर्टेंट है, पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा। उनका अपना बजट होगा, कर लगाने की शक्ति होगी तथा उनकी अपने विषय और अधिकार क्षेत्रों की सूची, यानी ग्रामीण सूची से पंचायतों की सूची दी गई है।
पंचायतें अपने अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास की योजनाएं बना सकेंगे और उन्हें कार्यान्वित कर सकेंगी। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी तथा हर 5वें वर्ष पंचायतों की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के लिए वित्त आयोग यानी राज्य वित्त आयोग बैठाया जाएगा। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत, नगर पालिका आदि के विषय में रूपरेखा दी गई है और प्रत्येक राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो अपने अपने कानून बनाएगा। आरक्षण, निर्वाचन, कर लगाने की शक्ति, आर्थिक विकास की योजना बनाने और लागू करने की शक्ति, वित्त आयोग की स्थापना, निश्चित कार्यकाल आदि के मामले उपबंध लगभग वैसे ही जैसे कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के लिए दिए गए हैं। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में स्थानीय शासन को पूर्ण तथा राज्य सूची में रखा गया है। यानी ध्यान देना है कि स्थानीय शासन को पूर्ण तथा राज्य सूची के विषय में रखा गया है। 73वें 74वें संशोधन में यह भी दायित्व राज्यों के विधायिकाओं को सौंपा गया है कि वो पंचायतों, नगरपालिकों आदि की स्थापना के लिए उन्हें अधिकार देने के लिए आवश्यक विधियां बनाएं। जो वर्तमान स्थिति है उसमें सभी राज्यों में अपनी अपनी विधियां बना ली है। यह आवश्यक है, कुछ राज्यों ने यह काफी विलंब और किंचित अनिच्छापूर्ण किया है। अब सभी स्थानीय संस्थाओं के लिए कम से कम एक बार प्राय सभी राज्यों में आम चुनाव भी हो गए हैं। केवल संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी तथा नए राज्य उत्तरांचल और झारखंड में चुनाव होना शेष है। जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, यानी इसमें देखें जम्मू कश्मीर, जो कि थोड़ा सा पुराना न्यूज है, तो इससे जम्मू कश्मीर वर्तमान में यह 2019 में 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है। यानी यह अब राज्य नहीं होकर केवल कि यह संघ शासित क्षेत्र हो चुका है जम्मू और कश्मीर, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर बटे हैं। लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर हो सकता है भविष्य में यह राज्य की श्रेणी में आ जाए। तो इसमें देखें जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, राजधानी संघ राज्य क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पर 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आने वाले किसी राज्य के, यानी इसमें देखें अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आने वाले किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर भी संशोधन लागू नहीं होंगे जब तक उन्हें स्पष्टता लागू न किया जाए। आगे देखें 83वें संविधान संशोधन है, यानी इसमें यह है 83वें संविधान संशोधन ने सन 2000 में अनुच्छेद 243 अनुच्छेद में एक नया खंड जोड़कर कहा कि अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत होने वाले स्थानों के आरक्षण अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होंगे। आशा की जाती है कि नई पंचायतें और नगर पालिकाएं एक सार्थक और सच्चे प्रतिनिधिक लोकतंत्र के युग का सूत्रपात करेंगे। इन स्थानीय संस्थाओं में अब लगभग 32 लाख चुने प्रतिनिधि हैं। इसमें 1/3 महिलाएं, इंपॉर्टेंट है कि इसमें 1/3 महिलाएं हैं। इन सबके शासन की प्रक्रिया में भागीदारी बनने से सारे देश में शक्ति जनता के हाथों में आनी चाहिए, जिसकी वो अधिकारी है। जिन कुछ विषयों में कठिनाई सामने आ सकती है वो इस प्रकार से हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सी विषय में कठिनाई है। स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को 2 करोड़ रुपया हर साल अपने निर्वाचन क्षेत्र चुने हुए क्षेत्र में खर्च करने के लिए उपलब्ध रहता है। यह वर्तमान में बढ़ चुका है। राज्यों में भी विधायकों को ऐसी सुविधा उपलब्ध है। इस राशि से खर्चा दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करने का प्रावधान नहीं है। मुख्य बात यह है कि जिन मदों पर इस राशि से खर्च किया जा सकता है वस्तु संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में भी सब शामिल हैं। सच यह है कि इस प्रकार की योजनाएं दर्शाती हैं कि विधायक सरकारी शक्तियों का उपयोग करने के लिए लालायित हैं। साथ ही यह भारत के संघात्मक संवैधानिक स्वरूप के साथ साथ अन्याय तथा पंचायती राज संस्थाओं की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। दूसरा देखिए, स्थानीय सांसद और विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता दिए जाने का मामला विवादास्पद है। जिला और बीच के स्तर पर उनकी भागीदारी कैसी और कितनी हो, इसको लेकर विभिन्न राज्यों में मत भिन्न है। तीसरा, जमीन का सच यह है कि लोकसभा, राज्यसभा अथवा राज्य की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्य यानी MP, MLA या MLC चुने जाते हैं। उन्हें पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से उभरते हुए नए नेतृत्व राष्ट्र नहीं आ रहे हैं। सत्ता संघर्ष में वे उन्हें अपने प्रतिद्वंदी दिखाई देते हैं और सत्ता गलियारों में अब तक चले आ रहे उनके आधिपत्य पर आघात का खतरा है। चौथा देखें, स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के कार्य संचालन के तफसील के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है और उन्हें किसी विधि या कार्यकारी आदेश निर्देशों के द्वारा इन संस्थाओं को प्रभावी बनाना होगा। राज्यों में जो विधियां बनाई गई वो आपस में एक दूसरे से बहुत भिन्न, क्योंकि हर राज्य में अपने हित बोध के अनुसार यह तय करने का प्रयास किया है कि क्या और कितने प्राधिकार राज्य स्थानीय संस्थाओं को सौंप सकता है। एक और स्वाभाविक है कि राज्य सरकारें चाहती हैं कि संघ अधिक से अधिक शक्ति उन्हें सौंप दें, किंतु दूसरी ओर अपनी बारी आने पर पंचायती राज संस्थाओं के पक्ष में कोई भी प्राधिकार छोड़ने में संकोच करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर अधिकारी सत्ता और शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो और यानी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आवश्यकता इस बात की है कि ऊपर से नीचे तक हर स्तर तक आधिकारिक सत्ता और शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर का नेतृत्व स्थानीय जनता और उसके प्रतिनिधियों के साथ सत्ता में भागीदारी के लिए तैयार हो। ऐसा होगा तभी 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को सार्थक प्रभावी माना जा सकेगा, क्योंकि यह संशोधन अपने से पंचायतों नगरपालिकाओं को शक्ति नहीं देते और जब तक राज्य सरकार ने प्रशासनिक, न्यायिक, विधायी, आर्थिक अधिकार क्षेत्र में भागीदारी नहीं बनाएगी तब तक संशोधनों का मूल उद्देश्य सफल नहीं होगा। आगे इसमें देखते हैं यानी पार्ट 1 है। पार्ट 1 को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में इसमें जानकारी को देखें पंचायती राज के रूप में। तो यहाँ पर यह है, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर
यानी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ? राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती मनाई जाती है भारत में, तो 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पीटी नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया है। दूसरा कहाँ हुआ? वो आंध्र प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1959 को हुआ। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत से संबंधित है, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 73वां संविधान यानी 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 को से तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। यानी जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें इतनी जानकारी है महत्वपूर्ण है। इसमें भाग 9 है, अनुच्छेद 243 को से तक है और 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इसमें देखते हैं 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या इसमें है। तो इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। यानी इसमें त्रिस्तरीय 3 स्तर पर जो पंचायत का प्रावधान किया गया है। पहला जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर जो होगी पंचायत समिति होगी, प्रखंड स्तर जो बीच स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जो होगी वो जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। दूसरा इसमें देखें तो दूसरा है पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में एक तिहाई स्थानों महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी 1/3 स्थान जो होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और भंग होने पर 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन होना चाहिए, इसके प्रावधान है। इसके बाद चौथा, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था है। अनुदान किससे दी जाएगी? राज्य की संचित निधि से। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाले प्रथम राज्य कर्नाटक है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम देखें तो जो है सबसे पहला जो यहाँ पर हमने देखा है कि 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर में जो है पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। और जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम बना तो इस तरह का प्रथम पंचायती राज अधिनियम को निर्माण करने वाला राज्यों में देखें तो पहला जो राज्य बना है वह कर्नाटक बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो इसमें जो है ग्राम सभा के बारे में थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा जो है समस्त पंजीकृत मतदाता इसके अंतर्गत आते हैं। यानी ग्राम सभा में जो है समस्त जो पंजीकृत मतदाता हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और ग्राम सभा का विघटन नहीं होता है। जो ग्राम सभा है ये विघटन नहीं होता है। जैसे कि यदि हम देखें विधान सभा का विघटन होता है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है, और विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। जैसे भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में जो है वह विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 उत्तर के हैं, 2 पूर्वी यानी कह सकते हैं पूर्वी घाट पर हैं और 2 पश्चिमी घाट पर हैं। और मध्य उत्तर में देखें तो एक जो आपका है यानी उसमें देखें तो उत्तर प्रदेश है यानी यूपी है, दूसरे पर बिहार है। और पश्चिमी घाट के रूप में देखें तो पश्चिमी घाट में आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक है। और पूर्वी घाट के रूप में देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। यहाँ जो है वह विधान परिषद यानी द्विसदनी व्यवस्था है। तो ये जो ग्राम सभा इसका विघटन नहीं होता था। यह जो आपका है उच्च सदन यानी जो लोकसभा है वो निम्न सदन के रूप में माना जाता है। हालांकि संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन कथित रूप से कहा जाता है। तो जो आपका राज्यसभा है वो उच्च सदन है, उसका भी विघटन नहीं होता है। इसके प्रत्येक सदस्य जो होते हैं 2-2 साल पर रिटायर होते हैं। उनका कार्यकाल देखा जाए तो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का भी जो कार्यकाल हो 6 वर्ष का होता है। और जबकि उनके प्रत्येक सदस्य जो होते हैं 2-2 साल पर रिटायर होते हैं। तो ग्राम सभा का विघटन नहीं होता है। जबकि ग्राम पंचायत प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित की जाती है। यानी ग्राम पंचायत जो होती है प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित है, लेकिन ग्राम सभा का विघटन नहीं होता है। और इसमें जो होता है समस्त पंजीकृत जो मतदाता होते हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो एक कुछ जानकारी इसके बारे में रही इंपॉर्टेंट रूप से, आगे इसमें देखते हैं। कर लेते हैं 74वें संविधान संशोधन या नगरपालिकाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से। तो इसमें देखते हैं 74वां संविधान संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 को अनुच्छेद 243 तो से 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इसमें देखें तो 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें देख लेते हैं। इसमें मुख्य बातें क्या हैं? नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। तो यही बातें हमने देखी थी पंचायतों के लिए भी। इसमें थोड़ी सी और जानकारी ऐड करते हैं। तो नगरपालिका के प्रकार को देखें तो पहला नगर पंचायत है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। नगर परिषद देखें छोटे नगर क्षेत्र के लिए है। और नगर निगम देखें बड़े नगर क्षेत्र के लिए है। नोट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 ईस्वी में। इस पर कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये ध्यान देना है। और देखें तो नोट इसमें है, नोट को ध्यान देते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को। और 74वां संविधान संशोधन देखें तो 1 जून 1993 से प्रवृत्त हुआ। यानी ये पूछा सकता है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? तो 25 अप्रैल से लागू हुआ। इसलिए भारत में जो है वर्तमान में 25 अप्रैल को क्या है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
और 74वां कब लागू हुआ? 1 जून 1993 से लागू हुआ। और यह पारित कब हुआ था? जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो दिसंबर 1992 में इस तरह के संविधान जो है पारित किए गए, मतलब इस तरह की व्यवस्था की गई थी 92 में। और 73वां संविधान संशोधन जो है यह पारित करने की तिथि हमने देख लिया है। और इसमें कुछ जानकारी को हम ऐड करते हैं तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पर पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए जो समितियां बनी थी, ये भी कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं, मैचिंग के लिए पूछा जाता है या इससे संबंध पूछी जाती है। तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां देखें तो बलवंत राय मेहता समिति, यानी BR समिति, यानी इसको BRM यानी बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं, 1957 में गठित की गई। इनको जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या पितामह भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अशोक मेहता समिति, ये 1970 से गठित की गई। इसके बाद देखें तो PVK राय समिति 1985 में गठित की गई। इसके बाद LM सिंघवी समिति 1986 में, 64वां संविधान संशोधन 1989 में और 73वां संविधान संशोधन 1993 में। तो इस पर भी कई बार पूछ करके मैच करने के लिए करा देता है, यानी सुमेलित करने के लिए कहता है, या फिर इन सब के बारे में जानकारी पूछता है। तो इस पर आधारित भी आप जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये भी ध्यान देना है। तो इस प्रकार से देखेंगे वीडियो का पार्ट 1 रहा है, पंचायती राज पर आधारित वीडियो का यह अंक 1 है। इस तरह के अन्य वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। इस अंक में हमने जो लिया है वो लुसेंट पर आधारित प्रश्नों को लिया, और जो आपके हैं सुभाष कश्यप, ये जो डिस्क्रिप्टिव फार्म है उसका ऑब्जेक्टिव फार्म में भी हमने यहाँ पर लेने का प्रयास किया। इसके बाद के अंक में हम देखेंगे परीक्षा वाणी पर आधारित, और इसके बाद NCERT बेस्ड, और इसके बाद M लक्ष्मीकांत पर आधारित वीडियो को भी हम इसमें देखेंगे। तो यह वीडियो का पार्ट 1 रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।